प्रश्न 2। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विवेचन करते हुए उसमें आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सापेक्षिक मूल्यांकन कीजिए। अथवा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिस प्रकार जीवन गतिशील है उसी प्रकार साहित्य भी। जिस साहित्य में गति नहीं होती है वह निष्प्राण एवं मरणोन्मुख प्रवृत्ति की सीमा में बंध कर रह जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को ही ले लीजिए। वह समय समय पर हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं दार्शनिक प्रभावों और परिस्थितियों का परिणाम है। साहित्य की धाराएं जब निरंतर गतिशील बनी रहती हुई एक लंबी यात्रा तय कर लेती है तो आवश्यकता होती है कि सृजित साहित्य की परंपरा को सुरक्षित रखा जाए। साहित्य प्रेमी अथवा कहें कि साहित्य के जिज्ञासु अपनी समग्र साहित्यिक विरासत को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने के लिए लालायित होते हैं। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों और तत्वों की आवश्यकता होती है वे ये हैं। पहला, संकलित सामग्री की व्यवस्था। दूसरा, व्यवस्थित सामग्री का क्रम निर्धारण। तीसरा, क्रम निर्धारण के पश्चात उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण। तथा चौथा, वर्गीकृत सामग्री का प्रवृत्तिगत विश्लेषण। आभास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सर्वप्रथम कुछ ऐसे ही ग्रंथ भी मिले हैं जो साहित्य के इतिहास तो नहीं कहे जा सकते हैं, किंतु आगामी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए आधार भूमि अवश्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ग्रंथों में भक्तभाल, 84 वैष्णव वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता आदि का नाम लिया जा सकता है। वस्तुतः ये ग्रंथ इतिहास नहीं, इतिहास का आभास मात्र है। गारसात तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक एवं फ्रेंच विद्वान गारसात तासी द्वारा किया गया है। इन्हीं के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन प्रारंभ हुआ है। इनके इतिहास की प्रमुख बातें ये हैं। पहली, कवियों और लेखकों की विस्तृत सूची इस इतिहास में दी गई है। दूसरी, प्रमुख इतिहासकारों की रचनाओं का परिचय भी यंत्र तंत्र संकेतित है। तीसरा, इस इतिहास में इतिहास तत्व कम है और सन संवत का कोई विशेष ध्यान न रखकर मनमाने ढंग से विवेचन किया गया है। इन सब बातों के होते हुए भी हम उस फ्रेंच विद्वान का महत्व स्वीकार कर सकते हैं। विद्वान ने इतिहास लेखन प्रवृत्ति की परंपरा का सूत्रपात किया है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि गारसात तासी ने आगामी इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शन का काम किया। ऐसी स्थिति में फ्रेंच विद्वान के इस इतिहास को इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम पुष्प मानते हुए भी इतिहास कम और साहित्यकारों की विवरणिका कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। ठाकुर शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण नाम ठाकुर शिव सिंह सरोज का है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए इतिहास लेखन की परंपरा में एक कड़ी जोड़ी है। फ्रेंच विद्वान की तुलना में यह इतिहास कोई अधिक विस्तृत सामग्री प्रदान नहीं करता है। यह तो ठीक उसी प्रकार का इतिहास है जिसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया जाता है और जैसे चाहे वैसे प्रसंगों को मोड़ दिया जाता है। शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य और उसके साहित्यकारों की जो झलक प्रस्तुत की गई है वह उतनी प्रभावी नहीं बन पाई जितनी की अपेक्षा की जा सकती है। वस्तुतः ये दोनों इतिहास नाम के इतिहास हैं। इन इतिहास लेखकों की दृष्टि न तो उनकी वैज्ञानिक है जितनी कि इतिहासकार की होनी चाहिए और न प्रस्तुतिकरण एवं विवेचन में तारतम्य ही दिखाई देता है। इस दृष्टि से एक अच्छे इतिहासकार के रूप में डॉक्टर ग्रियर्सन का नाम अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने से पूर्व के विद्वानों द्वारा लिखित इतिहास का गहन व सूक्ष्म अध्ययन किया था और अध्ययन के उपरांत ग्रियर्सन ने जाना
कि हिंदी साहित्य की विशाल संपदा को व्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इसी अनिवार्यता को पूरा किया है। उनका इतिहास जिन विशिष्टताओं और जिन विशिष्ट बिंदुओं पर आधारित है वे निम्नलिखित हैं। पहला, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य और भाषा के अधिकांश प्रमुख और अप्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम के आधार पर साहित्य को वर्गीकृत एवं विश्लेषित किया है। दूसरा, ग्रियर्सन के इतिहास में उपलब्ध कवियों और उनकी रचनाओं के आधार पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टिकोण में ग्रियर्सन का ध्यान साहित्य में उपलब्ध विशिष्ट प्रवृत्तियों का परिचयात्मक रूप प्रस्तुत करना ही है। इतना ही नहीं, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकारों की चिंतन धारा भी बदलती रही है। तीसरा, ग्रियर्सन के इतिहास में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि उन्होंने पहली बार अपने ग्रंथ से संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया है। यह सब होते हुए भी ग्रियर्सन के इतिहास में कुछ ऐसी कमियां रह गई जिनके आधार पर जो उस समग्रता का सूचक इतिहास नहीं माना जा सकता है। प्रमुखतः ग्रियर्सन का दृष्टिकोण व्यापक नहीं है। वे सभी कवियों के साथ दृष्टिकोण नहीं अपना सके हैं। कुछ कवि तो उनकी लेखनी का अतिरिक्त प्रसाद प्राप्त कर गए हैं और कुछ अपनी महत्ता रखते हुए भी उपेक्षित से होते चले गए हैं। ग्रियर्सन के इतिहास में एक अन्य त्रुटि यह है कि कालखंडों के रूप में किया गया विभाजन भी तार्किक व वैज्ञानिक नहीं प्रतीत होता है। इस कार्य में भी लेखक ने स्वच्छंदता से काम लिया है। इस प्रकार ग्रियर्सन का इतिहास अब तक के प्रारंभिक इतिहासों में महत्व तो रखता है, किंतु उसमें वैसी अपेक्षित व्यवस्था नहीं है जैसा कि आगे के इतिहास लेखक मिश्रबंधु के इतिहास में दिखाई देती है। मिश्रबंधुओं का इतिहास। मिश्रबंधु इतिहास साहित्य के इतिहास लेखकों में प्रथम लेखक माने जा सकते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपना इतिहास प्रस्तुत किया है। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण में मिश्रबंधु की सूक्ष्म चिंतन शक्ति, तटस्थ दृष्टि और निरक्षीर विवेकी प्रज्ञा का प्रदान पता चलता है। मिश्रबंधुओं द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नांकित उपलब्धियां और विशेषताएं हैं। पहली, मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को संवत की सीमाओं से बांधकर जो कालखंड प्रस्तुत किए, उनका नामकरण भी सोच समझकर कर दिया। उनके द्वारा प्रस्तावित कालखंड और उनके नामकरण इस प्रकार हैं: प्रारंभिक गुण, मध्य युग और आधुनिक युग। उपर्युक्त नामकरण मिश्रबंधुओं ने काल विशेष की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। इतना ही नहीं, मिश्रबंधुओं ने यह भी कहा कि अमुक कालखंड में कौन कौन प्रमुख कवि हुए हैं। अब आचार्य शुक्ल का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो कि अपनी प्रामाणिकता एवं वैज्ञानिकता में अकेला है। जब वह इतिहास लिखा गया तब सबसे पहले शुक्ल जी ने अपने से पूर्व के इतिहासों का मंथन किया। तदुपरांत उन्होंने अपना वैज्ञानिक इतिहास प्रस्तुत किया। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्ष के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में प्रस्तुत किया है। पहला, वीरगाथा काल, संवत 1075 से 1375 तक। दूसरा, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा, रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 तक। चौथा, आधुनिक काल, संवत 1900 से आज तक या अद्यावधि। तो आचार्य शुक्ल का 4 इतिहास: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल।
उपर्युक्त काल विभाजन शुक्ल की मौलिक चिंतनता का परिणाम है। इस विभाजन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रत्येक कालखंड की अवधि भी निश्चित कर दी गई है। आचार्य शुक्ल के इतिहास की दूसरी विशेषता प्रवृत्तिगत अध्ययन संबंधी है। इस अध्ययन में प्रत्येक कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ साथ गौण प्रवृत्तियों का भी विवेचन किया गया है, जो अब तक के समस्त इतिहास लेखन की नवीनता है। आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक कालखंड का नामकरण उस कालखंड में प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया। उसकी मौलिकता यह है कि उन्होंने किसी दुराग्रह और पूर्वाग्रह से काम नहीं किया। शुक्ल जी के इतिहास में प्रत्येक खंड के अंतर्गत प्रमुख और गौण सभी उपलब्ध प्रवृत्तियों का उनके कृतित्व और जन्म मरण आदि के साथ किया है। आचार्य शुक्ल जी ने इतिहास में कुछ ऐसे तत्वों की ओर भी संकेत किया है जो विवेचित कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं को स्पष्ट करते हैं। मौलिकता और वैज्ञानिकता। इसमें शुक्ल जी ने प्रत्येक कालखंड के प्रमुख कवियों में शीर्षस्थ कवि के आधार पर विवेचित कालखंड के प्रवर्तक का भी निर्धारण किया है। ऐसा करके आचार्य शुक्ल ने एक स्वस्थ परंपरा डाली है तथा आगे के इतिहासकारों के मौलिक विवेचन व चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में इतनी गहराई है कि प्रत्येक कालखंड के अंतर्गत प्रवाहित छोटी छोटी धाराओं का विवेचन सूक्ष्मता के साथ किया गया है। इतना सब होते हुए भी आचार्य शुक्ल का इतिहास आज के समीक्षकों और इतिहास लेखकों के मानस में अनेक प्रश्नों पर ध्यान देता है। निश्चय ही शुक्ल जी द्वारा लिखित इतिहास की सीमाएं हैं और वह इतनी स्पष्ट है कि आज उन पर खुलकर विचार किया जा सकता है। यह सब होते हुए भी इतना निश्चित है कि यदि शुक्ल जी ने इतना व्यवस्थित और मौलिक इतिहास प्रस्तुत न किया होता तो आज जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं वे इस रूप में नहीं हो पाते। आचार्य शुक्ल के इतिहास में विद्वानों ने जो कमियां खोजी है वे नए अनुसंधान के आलोक में ही अपना महत्व रखती है। वे प्रमुखतः कालखंडों के नामकरण, उनके प्रवर्तकों तथा उनमें विवेचित रचनाओं के स्वरूप, वैशिष्ट्य आदि से संबंधित हैं। शुक्ल जी ने जो इतिहास प्रस्तुत किया है वह वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर होने पर भी आगे के इतिहासकारों के लिए चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वीकार नहीं किया और इन विद्वानों के इतिहास में देखी जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी जी यदि कोई व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत नहीं कर पाए किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी 2 कृतियाँ उपलब्ध है। प्रथम कृति का नाम हिंदी साहित्य की भूमिका है और दूसरी कृति का नाम हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। इन कृतियों के अतिरिक्त उनकी एक कृति हिंदी साहित्य का आदिकाल के नाम से भी प्रकाशित हुई है। आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक युग के साहित्य की प्रवृत्तियों के निर्धारण में युगीन परिस्थितियों को प्रमुखता दी थी, जबकि आचार्य द्विवेदी जी ने इस देश की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और धारावाहिक रूप और शास्त्रीय एवं लोक परंपराओं के व्यापक संदर्भ में प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्यांकन किया है। उदाहरण के लिए द्विवेदी जी ने प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य में भक्ति का आंदोलन न तो निराशा से उत्पन्न परिस्थितियों का परिणाम है, न ही ये इस्लाम धर्म की प्रतिक्रिया की उपज है। वह तो भारत के दर्शन, धर्म व साधना का प्रस्फुटन है। इतना ही नहीं, आचार्य द्विवेदी जी ने यह भी स्थापित किया है कि संत मत पर विदेशी प्रभाव की कोई भी छाया नहीं है। वास्तविकता यह है कि संत साहित्य का मूल सिद्धों और नाथों की वाणियों में छिपा हुआ है।
द्विवेदी जी ने प्रेम काव्यों का स्रोत प्राकृत और अपभ्रंश काव्यों में प्रेमात्मक रूढ़ियों और परंपराओं में तलाश किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को एक नई दिशा और नई रोशनी प्रदान की है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी जी ने मध्यकालीन साहित्य स्रोतों और परंपराओं का महत्वपूर्ण गवेषणात्मक अध्ययन मानवतावादी दृष्टि से किया है। आचार्य शुक्ल जी ने युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण केवल एक पक्षीय परिस्थितियों के आधार पर किया है, जबकि द्विवेदी जी ने उन्हें संस्कृति और शास्त्र पूर्व परंपराओं का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल के नामकरण का विरोध करते हुए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। आज तक यही नाम मान्य भी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसमें लेखन ने 693 से 1693 ईस्वी की कालावधि को लेकर भक्ति काल तक के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन किया है। डॉक्टर वर्मा ने आचार्य शुक्ल की पद्धति का अनुकरण किया है। उन्होंने कालखंडों और काव्य धाराओं के नामकरण में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। वीरगाथा काल को चारण काल कहा है और इसमें पूर्व संधि काल को जोड़ दिया है, जिससे अपभ्रंश भाषा के प्रायः सारे कवियों को समेट लिया है और अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि घोषित किया जाता है, जो कि ऐतिहासिक, साहित्य और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा अवांछनीय है। काव्य धाराओं के नामकरण में लेखक ने संत काव्य व प्रेम काव्य आदि शीर्षकों का सार्थक प्रयोग किया है। साहित्यकारों के मूल्यांकन में लेखक ने कलात्मक सहृदयता एवं नैसर्गिक कवि हृदय का परिचय दिया है। परिणामतः शैली प्रवाहपूर्ण, रोचक, सरस और हृदयतावर्जक है और यही इस ग्रंथ की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिखित एवं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इसमें साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों के आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभक्त किया गया है। समस्त काव्य परंपराओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया गया है। रासो काव्य परंपरा को नवीन रूप से जोड़ा गया है। काल विभाजन, विषय निरूपण एवं शैली आदि की दृष्टि से उक्त ग्रंथ आचार्य शुक्ल के इतिहास से काफ़ी भिन्न हैं। विभिन्न लेखकों द्वारा रचित होने के कारण इसमें एकरूपता और अन्विति का अभाव है। नागरी प्रचारिणी सभा का योगदान। नागरी प्रचारिणी सभा का योगदान हिंदी साहित्य के लेखक इतिहास लेखन में अवश्य उल्लेखनीय है। नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास 16 खंडों में विभक्त है। ये सभी खंड हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तृत भूमिका प्रदान करते हैं। प्रत्येक खंड अलग अलग काव्य प्रवृत्तियों और तत्कालीन परिस्थितियों की विवेचना करते हुए समग्रता के साथ प्रस्तुत हुआ है। उल्लेखनीय बात यह है कि नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास अभी तक पूरा प्रकाशित होकर सामने नहीं आया। इसमें 16 खंडों में से केवल 10 खंड ही हमारे सामने आ सके हैं। जो 16 खंड इस इतिहास को पूर्णता प्रदान करेंगे वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास। तीसरा, हिंदी साहित्य का उदय और विकास। चौथा, भक्तिकाल निर्गुण साहित्य। पांचवा, भक्तिकाल का सगुण भक्ति साहित्य। छठवां,
श्रृंगार काल का रीतिमुक्त काव्य। 7वां, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान मतलब भारतेंदु युग। 8वां, द्विवेदी युग। 9वां, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल। 10वां, हिंदी साहित्य का नाटक साहित्य। 11वां, हिंदी का उपन्यास, कथा और आख्यायिका साहित्य। 12वां, समालोचना एवं निबंध। 13वां, अद्यतन काल। 14, हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान। 15वां, हिंदी का लोक साहित्य। नागरिणी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के उपर्युक्त 16 खंड इतिहास की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। स्पष्टता एवं सुबोधता की दृष्टि से यह इतिहास अत्यंत उपयोगी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं और उपलब्धियां हैं। पहला, इतिहास में संपूर्ण हिंदी साहित्य का विभाजन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। दूसरा, इस इतिहास में प्रत्येक कालखंड में प्रमुख कवियों और लेखकों के विवेचन के साथ साथ उस युग की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन भी किया गया है, जिससे कि उसका मूल्य हिंदी साहित्य के इतिहासों में काफ़ी बढ़ जाए। इस इतिहास में हिंदी साहित्य के उद्भव, विकास, उत्कर्ष और अपकर्ष के वर्णन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रत्येक खंड में विवेचन, प्रस्तुतिकरण और उपलब्धियों का मूल्यांकन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण काम में लिया गया है। ये तीसरा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट, हिंदी साहित्य के इस इतिहास में साहित्य शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस इतिहास में साहित्यिक व शास्त्रीय दोनों दृष्टियों को महत्व देकर प्रस्तुत किया गया है। नागरी प्रचारिणी के प्रकाशित इतिहास की श्रृंखला में भारतीय हिंदी परिषद द्वारा प्रकाशित इतिहास का नाम भी आता है। वह इतिहास 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में हिंदी साहित्य की भूमिका प्रस्तुत की गई है एवं द्वितीय खंड में साहित्य प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्य की विभिन्न धाराओं का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अपनी सीमाओं में बंधा हुआ होने के कारण यह इतिहास अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ है। इन इतिहास के पश्चात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर शिव कुमार वर्मा द्वारा लिखित क्रमशः हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तथा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां भी प्रकाशित हुई है। डॉक्टर गणपति चंद्र का इतिहास प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया है और उसमें किसी विशेष प्रवृत्ति का विवेचन प्रारंभ से लेकर अंत तक कर दिया गया है। इसमें लेखक ने वैज्ञानिकता का दावा किया है, किंतु पढ़ने पर पता चलता है कि यह इतिहास समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उलझाता भी है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति छात्रोपयोगी है। इसमें युग और प्रवृत्तियों के आधार पर कालों का विवेचन किया गया है और आचार्य शुक्ल की परंपरा को स्वीकार किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में प्रमुखतः यही इतिहास लिखे गए हैं। कुछ छोटे छोटे इतिहास भी उपलब्ध हैं, किंतु मौलिकता की दृष्टि से वे परीक्षापयोगी सामग्री ही प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक युग में इतिहास लेखन का कार्य पर्याप्त जटिल हो गया है। अतः कोई भी विद्वान समूचे इतिहास लेखन का श्रेय नहीं उठाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विधा और प्रत्येक काल को आधार बनाकर ही कुछ इतिहास लिखे जा रहे हैं। इस प्रकार के लेखन में प्रत्येक विधा का विशेषण अपना अपना योगदान देना चाहता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार उन्हें इतिहास मानने में संकोच होता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास।
आधुनिक युग में इतिहास लेखन के क्षेत्र में कुछ सहयोगी लेखन के प्रयास भी सामने आ रहे हैं। इन प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास विशेष उल्लेखनीय है। यह इतिहास 1 दर्जन से भी अधिक विद्वानों द्वारा लिखा गया है। संपादक का दावा है कि यह प्रत्येक विधा व खंड के विशेषज्ञ एवं अधिकारी विद्वान द्वारा लिखा गया है। लगभग 1000 पृष्ठों का यह इतिहास 4 खंडों में है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के चारों युगों के सूचक हैं। प्रथम खंड में आदिकाल की समस्त विवेचना की गई है। यह विवेचना 2 अध्यायों में पूरी हुई है। द्वितीय खंड भक्तिकाल से संबंधित है, जिसका विवेचन 4 भागों में अध्यायों में किया गया है। तीसरा खंड रीतिकाल श्रृंगार काल से संबंधित है। इसमें विशद विवेचन किया गया है। चौथा खंड आधुनिक काल की नवीन साहित्यिक धाराओं का विवेचन प्रस्तुत किया गया करता है। उपर्युक्त इतिहास व्यवस्थित, संगठित एवं संतुलित है। इस इतिहास के कालखंडों के नामकरण के संबंध में पूर्व प्रचलित मान्यताओं को ही यथावत स्वीकार कर लिया गया है। जहाँ तक विवेचन का प्रश्न है, इसमें पर्याप्त गहराई है। सामान्यतः प्रत्येक कालखंड के विवेचन में उस कालखंड की पीठिका, प्रेरक शक्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवियों एवं लेखकों के विवेचन के साथ साथ फुटकर कवियों का विवेचन भी अन्य शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। इस इतिहास के पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की निर्भ्रांत एवं व्यवस्थित रूपरेखा हमारे सामने आती है। हाल ही में डॉक्टर नगेंद्र के अतीव कुशल संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी वाङ्मय 20वीं शती इतिहास संबंधी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इनमें अनेक अधिकारी विद्वानों ने इतिहास के विभिन्न पक्षों पर व्यापक व गहन दृष्टि से लिखा है। इनमें इतिहास के कई अज्ञात पक्षों को प्रकाश में लाया गया है तथा ज्ञात पक्षों को वैज्ञानिक तथा विकासवादी नए आलोक में प्रस्तुत किया गया है। इस दिशा में कृति संपादक तथा लेखक वर्ग का प्रयास नितांत स्तुत्य है। निष्कर्ष: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जिस इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात अव्यवस्थित रूप से गारसात तासी ने किया था, उसे व्यवस्था एवं वैज्ञानिकता प्रदान करने का कार्य आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। बीच में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने मौलिक मान्यताओं के प्रकाश में हिंदी साहित्य का पुनः मूल्यांकन किया। अद्यतन रूप में जो इतिहास हमें उपलब्ध होता है, वह सभी परंपरा प्राप्त इतिहासों और समय समय पर हुई नवीन खोजों का परिणाम है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता तो आज भी बनी हुई है, किंतु इस क्षेत्र में अब स्वतंत्र विधाओं के रूप में कार्य हो रहा है। यह स्वतंत्र कार्य जहाँ हिंदी साहित्य की नित्य प्रति बदलती हुई स्थितियों और परिस्थितियों का सूचक है, वहीं गहनता और व्यापकता का भी। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विवेचन करते हुए